हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानर। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं 2018 का जो एजुकेशन शिफ्ट का आपका पेपर हुआ है उड़ीसा लेक्चरर एग्जाम्स में। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसके 2-3 सेशंस को अपलोड कर दिया है। ये बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपका मतलब ऐसे ही मैंने डाल दिया है। ये आपको आपकी अगर आपका कंटेंट कंप्लीट हो रखा हुआ है तो आप इन क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसी वजह से मैंने ये सीरीज को यहाँ पे चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, तो 2018 भी आज के सेशन में आपका कवर हो जाएगा। फिर आपका एक सेट और रहेगा 2016 का। मैं पहले से बता दे रही हूँ, एक सेट अभी और है आपका 2018 के बाद 2016 का करेंगे। ठीक है, वो आपका नेक्स्ट 2 डेज में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके लिए मैंने एक कम्युनिटी टैब पे पोल शेयर किया हुआ है। ठीक है, उस पोल में मैंने पूछा हुआ है आप लोगों से कि आप लोग को आगे इसी तरह के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, लेक्चरर के एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, जो भी एजुकेशन के पीएचडी लेवल पे जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है एज अ प्रैक्टिस सेट, या फिर आपको यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उसको सॉल्व करना है, या फिर आपको मैराथन सेशन चाहिए। मैराथन सेशन तो मैं कराऊंगी आप लोगों को, आप नहीं भी बोलोगे तो भी मैं कराऊंगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक मुझे आपका ओपिनियन चाहिए सो दैट आई कैन मेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर ओपिनियन। ठीक है, आगे मैं फर्दर उसी के अकॉर्डिंग में प्लान कर पाऊँ जो भी लेक्चर्स हैं यहाँ पे। ठीक, तो प्लीज एवरीवन, ठीक है, एवरीवन आप लोग पोल करिए कि आप लोग आगे कौन सा कंटेंट चाह रहे हो। ये जो प्रैक्टिस सेशन में कंटिन्यू कर रही हूँ इसी को कंटिन्यू करना है, या फिर मैराथन सेशन करने हैं। ठीक है, या आपको यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करने हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पोल पे मुझे ये चीज़ आंसर करिए सो दैट मैं आगे की जो भी क्लासेस हैं अकॉर्डिंगली प्लान कर पाऊँ। ठीक है, ऐसा नहीं है हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेशंस में ले रही हूँ ये आपकी चलती रहेंगी पैरेलली, ये भी चलती रहेंगी और मैराथन भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको पहले क्या करना है। ठीक है, मतलब पहले कंटेंट आपका हो गया है, अभी आप पहले मैराथन करोगे या फिर सिर्फ क्वेश्चंस को भी पहले प्रैक्टिस करना है। एट द एंड हमको करना तीनों ही चीजें हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप ये लोग मुझे ये ओपिनियन दो कि पोल पे कि आप लोग को पहले क्या चीज करनी है। ठीक है, आ जाओ फिर इधर, जस्ट अ सेकेंड। टोटल 50 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे नेक्स्ट सेशन में। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को शेयर कर दूंगी आज। ठीक है, शाम तक का मैं शेयर कर दूंगी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना ये बेकार के क्वेश्चंस नहीं है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन इकट्ठे आपको मिल रहे हैं आपकी एक यूनिट के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इसी वजह से मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ आप लोगों को एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसे आप सभी लोग जो लोग भी दिसंबर का अटेम्प्ट देने वाले हो इसे सॉल्व करो। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ इसीलिए टेलीग्राम पे, कि चाहो तो आप खुद से भी वहां पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, question number 101 says which one of the following type of test item comes under the category of supply type। कौन सा टेस्ट आइटम, इनमें से कौन से टेस्ट आइटम है जो आपकी सप्लाई टाइप की जो कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं। समझ रहे हो किसके अंदर, कैटेगरी कौन सी, सप्लाई टाइप की। ठीक है, कौन से टेस्ट आइटम है जो सप्लाई टाइप की कैटेगरीज के अंदर आती हैं। अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स, मल्टीपल चॉइस, कॉम्प्लीशन या फिर मैचिंग। अभी यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि ये सप्लाई टाइप होता क्या है। ठीक है, जब सप्लाई टाइप पता होगा तभी समझ पाओगे। तो अगर मैं सप्लाई टाइप की बात करूं, जो सप्लाई टाइप के टेस्ट आइटम्स होते हैं वहां पे क्या होता है, जो लर्नर होते हैं ना वो यहाँ पे लर्नर्स को ऑटोनॉमी दी जाती है। ठीक है, जो भी सप्लाई टाइप के कैटेगरीज हैं यहाँ पे लर्नर्स को ऑटोनॉमी दी जाती है सो दैट वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, सो दैट यहाँ पे जो लर्नर्स हैं सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम आस्क द लर्नर टू फर्निश अ रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ। मतलब अपने रिस्पॉन्स को ज्यादा से ज्यादा फर्निश कर पाए उनके जो वर्ड्स हैं उनके शब्दों में, उनकी सेंटेंसेस में या फिर किसी पैराग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ पे लर्नर्स जो होते हैं वो अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे लाइक आपने उनको ऐसे लिखने के लिए दे दिया, ठीक, तो वहां पे वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाएंगे, एक अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो पूरी तरीके से लर्नर्स को यहाँ पे ऑटोनॉमी दी जाती है। ये शो करता है, सप्लाई टाइप की कैटेगरी शो करता है, इट शोज एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज
एंड मेजर द लर्नर जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब सप्लाई टाइप का जो टेस्ट आइटम है वो हेल्प करता है कि लर्नर्स अपनी जो आइडियाज हैं, अपने जो फीलिंग्स हैं, उसको शेयर कर पाए, उसको एक्सप्रेस कर पाए, सो दैट जो लर्नर्स का सब्जेक्ट को लेकर के, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के जो जनरलाइजेशन है उसको हम यहाँ पे मेजर कर पाए। ठीक, तो उसी के अंदर आपका आता है कंप्लीशन, जैसे वर्ड्स कंप्लीशन करके आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो कंप्लीशन में क्या होता है, लर्नर्स अपने आप से वहां पे वर्ड्स को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लर्नर्स को ऑटोनॉमी होती है, ये उसी का टाइप है। ठीक है, कंप्लीशन भी उसी कैटेगरी के अंदर आता है। राइट, समझ में आया ये चीज? ये एक नया कंसेप्ट है जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वेरियस स्केल ऑफ मेजरमेंट्स आर डिफरेंशिएटेड। आप समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे, देखो क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको समझना है, आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे जो स्केल्स है, ठीक है, देयर आर द 4 स्केल्स हम लोग ने पढ़ रखी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है उनको हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए, किसके बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए। कौन कौन सी स्केल्स होती हैं, एक होती है आपकी नॉमिनल स्केल, सबको मैंने डिटेल में करा रखा हुआ है। एक है आपका ऑर्डिनल स्केल, एक है इंटरवल स्केल, और आपका रेशियो स्केल। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज कर ले पहले। देखो यहाँ पे क्या दे रखा हुआ, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा, इसको एलिमिनेट कर दो यहाँ पे। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे नॉमिनल जिसमें आपके नेम्स आती है, कैटेगरीज आती है, ऑर्डिनल जहाँ पे रैंक आते हैं, इंटरवल जहाँ पे आपका ट्रू जीरो नहीं होता है, रेशियो में ट्रू जीरो आता है, एब्सोल्यूट जीरो आता है। ठीक, तो जब यहाँ पे क्या देखा है, ऑर्डर रिलेशनशिप, तो ऑर्डर रिलेशनशिप यहाँ पे ऑर्डर की बात कर रहा है, इनडायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते, एक मिनट को, आइडेंटिफाई मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल एंड ऑर्डर रिलेशनशिप। हाँ, सेम चीज इसके साथ भी हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डर रिलेशनशिप है। तो बचा क्या ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी की कैटेगरी हो सकती है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहाँ पे आएगा आपका, जैसे उसमें ऑर्डिनल स्केल्स में मैग्नीट्यूड हम चेक कर सकते हैं। इक्वल इंटरवल्स होते हैं इंटरवल स्केल्स में, और वैल्यू ऑफ जीरो ये रेशियो के अंदर आती है। तो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाओ। विच स्केल ऑफ मेजरमेंट इज अप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड फॉर मेजरिंग अचीवमेंट। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट पे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन होती है, कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट अप्रोप्रिएट होती है जब हमें क्या मेजर करना है, अचीवमेंट मेजर करना है सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स का। कहाँ पे, इंग्लिश में। ठीक है, हम मेजरमेंट क्या करना चाह रहे हैं, अचीवमेंट लेवल मेजर करना चाह रहे हैं ना। ठीक है, क्या मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, अचीवमेंट लेवल। तो कौन सा स्केल होगा यहाँ पे अचीवमेंट लेवल को मेजर करने के लिए, इंटरवल स्केल होगा, ऑर्डिनल स्केल होगा, रेशियो स्केल होगा, या फिर नॉमिनल स्केल होगा। सोचो थोड़ा सा इसमें। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जब हम अचीवमेंट लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरवल स्केल आता है। ठीक है, कौन सा स्केल आता है, इंटरवल स्केल आता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 104। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइप ऑफ टेस्ट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट टाइप ऑफ टेस्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। ये हम लोगों ने कल के सेशन में भी इसी से एक क्वेश्चन किया हुआ था। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन ए क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ नॉन रेफरेंस टेस्ट कैन बी यूज बाय द टीचर। बिल्कुल, जो नॉन रेफरेंस टेस्ट होते हैं वो टीचर ही यूज करते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस है, नॉन रेफरेंस टेस्ट है, टीचर्स ही तो यूज करेंगे। ठीक, फिर कौन सा नहीं है, इज नॉट करेक्ट पूछा है ना, ये ध्यान रखना, नॉट पूछा है। फिर अ टेस्ट कैन बी स्टैंडर्डाइज एंड नॉन रेफरेंस्ड, बिल्कुल ठीक है। अ टेस्ट कैन बी स्टैंडर्डाइज एंड क्राइटेरियन रेफरेंस, ठीक है। अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट कैन बी मॉडिफाइड द टीचर बाय द टीचर, नो इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द टीचर। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो स्टैंडर्डाइज है ना, ऑलरेडी उसमें स्टैंडर्ड सारी जो भी लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट को हम दोबारा टीचर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है, सिर्फ उसको अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। अ टीचर इंटेंड्स टू चेक हिज हर student mastery of specific objectives in mathematics as she has taught. Which type of test the teacher should use? आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अ टीचर, एक टीचर है वो चेक करना चाहता है स्टूडेंट की मास्टरी को।
ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन मैथमेटिक्स एज ही शी हैज टॉट, मतलब कोई टीचर, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर उसको पढ़ाया हुआ है, अब उसकी वो मास्टरी को उसमें चेक करना चाह रही है, तो उसके लिए क्या यूज करेगी, क्लिनिकल मेथड यूज करेगी, नॉन रेफरेंस मेथड यूज करेगी, क्राइटेरियन रेफरेंस मेथड यूज करेगी, या फिर डायग्नोस्टिक। यहाँ पे किसको किसके बिहार पे करना है उसको, मैथमेटिक का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ये एक स्टैंडर्ड उसने सेट कर दिया है, ठीक है, इसके बिहार पे वो उसकी मास्टरी को चेक करना चाह रही है, तो ये क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन। नॉन रेफरेंस में क्या होता है, जब एक स्टूडेंट को हम दूसरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कराते हैं तो वो नॉन रेफरेंस आता है, मतलब एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के अचीवमेंट के साथ हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड से हम क्या करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को चेक करना चाह रहे हैं। क्राइटेरिया में क्या होता है, क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया है, एक हमने स्टैंडर्ड बना दिया है, उसके बेसिस पे हम इस चीज को, अचीवमेंट को चेक करना चाहते हैं, तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वेरी इजी, मुझे नहीं लगता इसको बताने की भी जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन होता है उसके अंदर क्या आता है, ठीक है, मतलब नॉट द एम, ठीक है, नॉट पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना ये क्वेश्चन में क्या है, पहला, टू ले एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन, ये तो एम है ना, हमें क्या करना है, मेमोराइजेशन को डी एम्फेसाइज करना है, सीसी में ये चीज बोली जाती है, तो ये तो ठीक है पहला, ठीक है। दूसरा, टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, नेगेटिव, ठीक है, टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी नहीं, लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी, तो राइट रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, सी और डी। टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव साइकोमोटर अफेक्टिव स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, ये भी सही है, तो कौन सा गलत है यहाँ पे, नॉट द एम, कौन सा एम नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। What property of a test is judged through testing consistency of a results, जो consistency होती है results की, उससे आप क्या जज कर रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी से आप क्या चेक करना चाह रहे हो, देखो कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी है, दो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के केस में, ठीक है। जब कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं तो हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, रिलायबिलिटी को चेक करते हैं जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो वहां पे वैलिडिटी को चेक करते हैं। What is not true about the validity of a test, ठीक है, कौन सा ट्रू नहीं है वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट में। फर्स्ट ऑप्शन शेज वैलिडिटी रिफर्स टू द इंटरप्रिटेशन टू बी मेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ टेस्ट, बिल्कुल, वैलिडिटी क्या बताता है, जो भी रिजल्ट से हमने इंटरप्रिटेशन निकाला है, ये तो सही है। फिर वैलिडिटी इज अ जनरल क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट, हाँ ये भी हो सकता है, वैलिडिटी इज अ मैटर ऑफ, एक मिनट, वैलिडिटी इज अ जनरल क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट, देखो ये आपका सही है ना, ये सही कर लो, वैलिडिटी इज अ मैटर ऑफ डिग्री, ये भी ठीक है यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, वैलिडिटी इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू सम पर्टिकुलर यूज, ये भी सही है, लेकिन जो वैलिडिटी है वो एक जनरल क्वालिटी नहीं है किसी टेस्ट की, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 109 says which one of the following is to be followed by assessing the quality of questions during the process of development of a test which includes multiple choice questions, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, हम फॉलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फॉलोड, कौन सा फॉलो किया जाता है फॉर assessing the quality of questions during the process of development of test, मतलब आप जब टेस्ट पेपर का, जब टेस्ट का डेवलपमेंट कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट, ठीक है, तो उस टाइम पे क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है उसको एसेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ठीक है, तो हम आइटम एनालिसिस का यूज करते हैं। ये एक अलग से कंसेप्ट है पूरा आइटम एनालिसिस का, अगर आप लोग बोलोगे आइटम एनालिसिस पे एक अलग से सेशन बनाने के लिए, वैसे आपके ये पीएचडी में पूछा जाता है, यूजीसी नेट पे नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है, आइटम एनालिसिस का आप बोलोगे तो मैं अलग से इसका कंसेप्ट एक सेशन अपलोड कर दूंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं आइटम एनालिसिस में पढ़ने के लिए, ठीक है। जब हम ड्यूरिंग द टेस्ट, जब हम टेस्ट को डेवलप कर रहे होते हैं उस समय जब हम क्वालिटी को चेक, उस टाइम पे, ठीक है, हम एसेस करते हैं क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ टेस्ट, जहाँ पे आपके आइटम विच इंक्लूड द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या आता है, आइटम एनालिसिस आता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, इन द क्लासिकल मॉडल ऑफ टेस्ट वैलिडिटी
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ वैलिडिटी। जो क्लासिकल मॉडल है आपका, ठीक है, क्लासिकल मॉडल है टेस्ट वैलिडिटी का, तो इनमें से कौन सा हमारा मेजर्स ऑफ वैलिडिटी के अंदर नहीं आता था? फेस ऑफ वैलिडिटी, ध्यान रखना, ठीक है, लर्न कर लो, फेस वैलिडिटी नहीं आता है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? वैलिडिटी इज एसेंशियल कंडीशन फॉर रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। बोलना है पहला कि ये आपके यूजीसी नेट में काफी बार पूछा गया, घुमा घुमा के पूछा गया। वैलिडिटी इज एन एसेंशियल कंडीशन, वैलिडिटी एसेंशियल कंडीशन होती है रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट के लिए, बिल्कुल सही है, ठीक। विच, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ रहा है ना, एक मिनट, हमें इसमें से वैलिडिटी एक एसेंशियल कंडीशन है रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, नहीं ऐसा नहीं है। रिलायबिलिटी इज एन एसेंशियल कंडीशन, रिलायबिलिटी एक एसेंशियल कंडीशन होती है फॉर वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरिट ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट, ठीक है, क्या देखो मेरिट मतलब इसके क्या एडवांटेज है, ठीक है, मेरिट डीमेरिट दो होती है आपकी, तो ऐसे टाइप टेस्ट जो होते हैं उसकी क्या मेरिट है यहाँ पे, है ना। help in developing logical thinking and critical reasoning, can be assessed by the teachers easily, ऐसा तो नहीं है ना, इसे एलिमिनेट कर दो। require more time when मेरिट पूछा, ध्यान देना, नेगेटिव को एलिमिनेट कर दो। रिक्वायर मोर टाइम, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। इनकरेज सेलेक्टिंग रीडिंग, ठीक है, तो ये भी डिलीट कर दो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हेल्प इन डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ऐसे टाइप के टेस्ट क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल रीजनिंग को डेवलप करने के लिए, ठीक है। जब मेरिट और डीमेरिट करके या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे करके क्वेश्चंस आया करे तो कोशिश किया करो आप नेगेटिव टर्म्स को यहाँ पे एलिमिनेट करा दो, ऐसे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एडमिशन इनटू अ प्रोफेशनल प्रोग्राम, ठीक है। अब आप किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम में, जैसे पीएचडी वगैरह का एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे सीयूटी का आपका एग्जाम्स है, ठीक है, या फिर यूजीसी नेट का जो एंट्रेंस होता है एग्जाम होता है आपका, उसमें क्या चेक करते हैं, कौन सा टेस्ट आपका अप्रोप्रिएट होता है? एप्टीट्यूड, ठीक है, ध्यान रखना, एप्टीट्यूड टेस्ट। Which of the following method is most appropriate for assessing the reliability of a questionnaire? आप समझो यहाँ पे ये क्या है, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी है, टेस्ट रीटेस्ट है, स्प्लिट हाफ है, पैरेलल फॉर्म है, इक्विवेलेंट फॉर्म है, और सबको मैंने बहुत डिटेल में कराया है, इवन इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको रिसर्च में करवा रखे हुए हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा मैथड मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा फॉर एसेसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चनर, ठीक है, क्या चेक करना है, क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी आपको चेक करनी है, जो आपने क्वेश्चनर बनाया है उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है, ठीक। तो टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है, मान लो आपने कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया, उनको कोई टेस्ट दिया, ठीक है, एक कंस्ट्रक्ट ले लिया, यहाँ पे क्या होता है, एक कंस्ट्रक्ट होता है, उसको आपने एक बार दे दिया एक बच्चों को, उन बच्चों को करने के लिए, उसके बाद 4-5 महीने बाद फिर से आपने सेम कंस्ट्रक्ट सेम टेस्ट को दोबारा से ले लिया, ठीक है, तो ये टेस्ट रीटेस्ट होता है। स्प्लिट हाफ में आप क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। पैरेलल फॉर्म में आप क्या करते हो, पैरेलली लेके चलते हो। इक्विवेलेंट मतलब उसके इक्विवेलेंट पे होता है, ठीक, डिटेल में कंसेप्ट मैंने डाला हुआ है इसका, तो इसका आंसर, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेस्ट रीटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सेज which one of the following feature is true relating portfolio evaluation, हर बार ये अपनी चाहे इंपॉर्टेंट करके लिख लो, हाईलाइट करके लिख लो, हर बार पोर्टफोलियो से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा फॉलोइंग फीचर यहाँ पे ट्रू है रिलेटेड टू द पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन में कौन सा यहाँ पे ट्रू है। जब पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, टीचर्स जो होते हैं ना, बच्चों का सैंपल जो वर्क होता है ना, उसको वहां पे कलेक्ट करते हैं ओवर अ टाइम, इसका कीवर्ड क्या है, ओवर अ टाइम, ठीक है, कंटेन सैंपल ऑफ द लर्नर्स वर्क एंड शो ग्रोथ ओवर अ टाइम, ये इसका कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है, पोर्टफोलियो का। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 116 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन इंपॉर्टेंस बाय एनसीएफ 2005 रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, ठीक है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म है उसके रिगार्डिंग एनसीएफ 2005 ने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी है, किस चीज को इंपॉर्टेंस दी है, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ, इम्प्लीमेंटिंग ए कॉमन लैंग्वेज की तो बात बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, ये हटा दो, ये एक सेकेंड हो गया, जस्ट अ सेकेंड, मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, ये हटा दो।
कन्फाइनिंग द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस टू सिलेबस कंटेंट ओनली, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों नेगेटिव टर्म थे, हटा दिया, तो बचते हैं दो। अब पहला क्या बोल रहा, फोकसिंग ऑन नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन डोमेन ऑफ लर्निंग, फोकस करना है नॉलेज पे और जो कॉम्प्रिहेंशन डोमेन है उन दोनों को कंबाइन करना है, इस चीज को इन्होंने ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी है। तो हियर ए शुड बी द राइट हियर। व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन होता क्या है, आप लोगों ने एमएड में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा रिसर्च डिजाइन के बारे में, ठीक है। रिसर्च डिजाइन क्या होता है आपका, ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, जहां पे हम इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को, ठीक है। स्टडीज के जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको एक लॉजिकल वे में हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। द ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द स्टडी इन अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल वे, ये एक स्टाइल इन विच द रिसर्चर फाइंडिंग हैव टू बी प्रेजेंटेड, ये नहीं हो पाएगा। द चॉइस बिटवीन द यूजिंग क्वालिटेटिव, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। द वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, नहीं, ये दोनों हटा दो, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बेस्ट की अगर बात करें तो ये वाला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। Question number 18, which of the following is commonly used method in qualitative research, देख लो, very easy, qualitative इसमें कौन सा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव को एलिमिनेट कर दो, क्वालिटेटिव आ जाएगा। एथनोग्राफी क्या है आपका, क्वालिटेटिव आता है ना, ठीक है। पोस्ट फैक्टो भी एक्सपेरिमेंटल है, सर्वे भी एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। एथनोग्राफी आपका क्या है, क्वालिटेटिव है। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, कौन सी टाइप की रिसर्च में आप रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो दो या दो से ज्यादा, ये सब कीवर्ड्स हैं आपके, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कौन सी रिसर्च में आप रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो, हिस्टोरिकल रिसर्च में, एथनोग्राफिक में, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में, या फिर सर्वे रिसर्च में। तो किसमें, सर्वे रिसर्च में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, Which one of the following best explain the nature of ex post facto research? अब सबसे पहले यहाँ पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ex post facto research होता है क्या, आता तो क्वांटिटी एक्सपेरिमेंटल के अंदर ही है, लेकिन ex post जो facto research होता है वो होता क्या है, मतलब पहले ही, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो इवेंट है ना वो पहले अकर हो चुका है, ठीक है, उसके बाद हम आप मतलब जैसे होता नहीं है कि कोई इवेंट है, जैसे अर्थक्वेक है, वो आ चुका है, आ चुका, उसके बाद हम वहां पे जब रिसर्च करने गए, मतलब वो चीज हैपन पहले हो चुकी है, ठीक है। तो वो होते ऑब्जर्विंग एन एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड सर्चिंग बैक इन टाइम, ठीक है, ये इसका कीवर्ड है, सर्चिंग बैक इन टाइम फॉर प्लॉजिबल कॉजल फैक्टर्स, मतलब हम पीछे जाकर, जैसे अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बैक में जाकर के देखते हैं कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ठीक है। तो ये होता है बैक जाकर के, पहले से ये चीज हो चुकी है, अब हम फिर इसको रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अ रिसर्चर स्टडीज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक, ठीक है, फीडबैक इस पे मतलब एक रिसर्चर स्टडी कर रहा है इफेक्ट क्या होता है फीडबैक का ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, फीडबैक का वो देख रहा है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फीडबैक, ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑन अचीवमेंट मतलब जो फीडबैक देख रहा है किस पे, जो अचीवमेंट है उस पे, बच्चों की अचीवमेंट पे ये देख रहा है। तो फीडबैक यहाँ पे क्या है, फीडबैक आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, फीडबैक कैसा है यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट है, और अचीवमेंट लेवल कैसा है कि यहाँ पे डिपेंडेंट है, मतलब हम फीडबैक जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम मैनिपुलेट कराएंगे, ठीक है, और उसका जो इफेक्ट होगा वो हम कहाँ पे देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल में, मतलब अचीवमेंट पे देखेंगे। तो कौन सा ट्रू हो जाएगा आपका यहाँ पे ये, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। What term implies the difference between the population parameter and sample statistic? पहले भी मैंने बताया है, जो population होता है उसको perimeter बोलते हैं, जो sample होता है उसको statistic बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा difference बताता है इन दोनों के बीच में, sampling error, ठीक है, कौन सा, sampling error। नेक्स्ट आ जाओ, a researcher selected every seventh individual from a list of 200 population, ठीक है, फॉर हिज स्टडी व्हाट सैम्पलिंग टेक्निक वाज फॉलोड बाय द रिसर्चर, मतलब हर 200 की पॉपुलेशन है, हर सेवेंथ को वो सेलेक्ट कर रहा है, हर सेवेंथ को वो सेलेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक रिसर्च है, ठीक है, वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, कन्वीनियंट, सिस्टमैटिक, ये सब क्या है, टेक्निक है सैम्पलिंग की,
ठीक है, इसको मैंने कंटेंट में आपको करा रखा है, स्ट्रैटिफाइड का है, क्लस्टर का है, कन्वीनियंट का है, सिस्टमैटिक का है। सिस्टमैटिक का है, जब भी हम सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो वहां पे रिसर्चर क्या करता है, हर 7th इंडिविजुअल्स को उठाता है वहां पे पूरे पॉपुलेशन में। ठीक है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सैम्पलिंग एरर? सैम्पलिंग एरर की रिगार्डिंग यहाँ पे क्या ट्रू है? देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड सैम्पल साइज। सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस, यहाँ पे देखो पहली चीज ये समझो, जो हमारी जब भी पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है, यही से आपको आंसर मिल जाएगा, जब पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो आपका जो एरर होगा, है ना, वो डिक्रीज करेगा। मतलब कह सकते हो ये जो पॉपुलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके एरर से। जितना कम एरर उतनी ज्यादा पॉपुलेशन, जितना ज्यादा एरर उतनी कम पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब सैंपल साइज जो होता है आपका, उसका ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये इसको हटा के यहाँ पे सैंपल लिख लो। सैंपल कर लो जिससे आपको ये याद रहे। इससे भी बहुत बारी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है घुमा फिरा के। ये आपका सैंपल, ठीक है, अब देख लो यहाँ पे, देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सैंपल एरर इंक्रीजेस व्हेन सैंपल, नहीं ऐसा नहीं है, सैंपल एरर डिक्रीज करता है जब हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं। मतलब जैसे जैसे हम सैंपल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी एरर यहाँ पे डिक्रीज होगी। ठीक है, वाइस वर्सा। नेक्स्ट आ जाओ, which what does it show when two variable are found to be highly correlated? मतलब क्या होता है जब दो वेरिएबल्स हाईली कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है, दोनों ही वेरिएबल्स कैसे हैं, हाईली कोरिलेटेड है। जब हाईली कोरिलेटेड होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक वैल्यू अगर हाई मतलब बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। समझ रहे हो, अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। तो हाई वैल्यूज ऑन वन वेरिएबल लेड टू हाई वैल्यूज ऑन द अदर वेरिएबल। ठीक है, ये नहीं होगा कि एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, तो ये भी नहीं होगा। ये एक साथ बढ़ेंगे घटेंगे, ऐसे मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चेंजेस इन वन वेरिएबल आर अकम्पेनिड बाय प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन अदर, नहीं ये भी नहीं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी यहाँ पे बढ़ेगा। विच ऑफ द, जैसे आपने सुना होगा पॉजिटिव कोरिलेशन, मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, जब हाईली कोरिलेटेड है, ठीक है, हाईली कोरिलेटेड है, या तो ये एक साथ इंक्रीज करेंगे या तो ये एक साथ डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आता है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च। ठीक है, अब जब हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं, ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी, समझ रहे हो, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी आपके यूजीसी नेट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके थ्रेड से आपसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो इंटरनल वैलिडिटी में कौन कौन से आपके आ जाते हैं, चाहो तो लिख लो जो मैं बोल रही हूँ। कंफाउंडिंग आता है, ये थ्रेड्स हैं आपके इंटरनल वैलिडिटी के। सिलेक्शन बायस आता है, हिस्ट्री आता है, मैचुरेशन आता है, जो टेस्टिंग का रिपीटेशन होता है, इंस्ट्रूमेंटल चेंजेस जो होते हैं, मॉर्टेलिटी होता है, डिफ्यूजन होता है, एक्सपेरिमेंटर का बायस होता है। तो ये सब किसके अंदर आता है, आपका इंटरनल वैलिडिटी के अंदर आता है। तो देखो हिस्ट्री यहाँ पे होगा। एट्रीशन भी एक तरीका क्या है, थ्रेट है। एट्रीशन भी क्या है, एक तरीका का थ्रेट है। मैचुरेशन भी होगा। यहाँ पे क्या नहीं होगा, लोकैलिटी, क्या नहीं होगा, लोकैलिटी। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरनल नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरनल नहीं होगा, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज अप्रोप्रिएट फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का कीवर्ड मैंने बताया है। एक्शन रिसर्च टीचर्स यूज करते हैं इन द क्लासरूम। ठीक है, टू फॉर सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम टीचर्स यूजेस द एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी। Next, distribution in which values of mean, median and mode are not equal is considered as what kind of distribution? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, distribution है in which values, मतलब distribution in which values of mean, median and mode are not equal is considered as what kind of distribution? तो इसका क्या हो जाएगा, जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यहाँ पे तो क्या होती है, स्किवनेस आती है। ठीक है, तो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे स्किवनेस आती है। ठीक है, जहाँ पे क्या आता है, स्किवनेस आती है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसे करके मैंने अलग अलग से आपको रिसर्च में कराया हुआ है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या क्या कौन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है आपका, एवरेज डेविएशन आता है, रेंज आता है, मोड नहीं आता है। मोड क्या है आपका, सेंट्रल टेंडेंसी है यहाँ पे। नेक्स्ट,
व्हाट टाइप ऑफ एरर अकर्स इफ अ नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, मतलब हम क्या कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं जबकि वो क्या है, वो गलत है, ठीक है, जबकि वो क्या है, गलत है। यहाँ से दो कंसेप्ट आपको समझने हैं, ठीक है, कितने कंसेप्ट समझने हैं, दो कंसेप्ट यहाँ पे समझने हैं आपको। जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब वो क्या हो, गलत हो, ठीक है, जब वो क्या हो, गलत हो, ठीक है, तो वो होती है टाइप 2 एरर, ठीक है। जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जब वो ट्रू हो, तो ये होती है टाइप 1 एरर, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अलावा यहाँ से पावर ऑफ अ टेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच one of the following coefficient of correlation indicates weakest relationship between two variables। अब यहाँ पे coefficient of correlation की जो ranges हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल होगा। जब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में, वीकेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो वीकेस्ट में आपको ध्यान रखना है किसके बीच में आएगा, 0.012 माइनस 0.01 के बीच में आएगा, ठीक है, ये वीकेस्ट होता है, ठीक है, इसके बीच में आता है आपका। तो इसमें से देख लो कौन सा आएगा, सबसे वीकेस्ट वाली बात के, वैसे तो नेगेटिव ही है, तो वीकेस्ट वाला कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाओ, Which of the following values indicate the highest level of statistical significance। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और भी देख लो, जब हम बात करते हैं जैसे कोरिलेशन होते हैं ना, जैसे -1 है, ठीक है, -1 है, तो ये क्या है आपका, परफेक्ट कोरिलेशन है, ठीक है, लिख लो कॉपी में। और एक मिनट को मैं पेन चेंज कर दूँ इससे, और क्या, -0.802 0.99, तो ये क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये कॉपी में लिख लो, पूछते हैं आपसे एग्जामिनेशन में, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और फिर -0.602 -0.79, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक। फिर -0.402 -0.51, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मॉडरेट, ये क्या हो जाएगा आपका, मॉडरेट। तो ये थोड़ा सा डेटा अपनी कॉपी में लिख लो, यहाँ पे काम आएगा आपको, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर है, आगे चले, नेक्स्ट आ जाओ, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इंडिकेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, लेवल ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि क्या होते हैं जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के, एक होता है 0.01 पे होता है, ऑरेंज आ गया, एक होता है 0.05, ठीक है। जब 0.01 की बात करते हैं मतलब 99%, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 2.58 होती है, और जब 0.05 की बात करते हैं मतलब 95%, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है 1.96, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ की बात कर रहा है, ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल में जब भी हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1.0। नेक्स्ट आ जाओ, which article of Indian Constitution talks about the provision, important है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, talks about the provision for early childhood care and education, ठीक है, early childhood care and education, article number 45, article number 45। नेक्स्ट आ जाओ, early childhood नेक्स्ट क्या है, early childhood care and education is meant for children of which age group, ठीक है, below 6 years, क्या below 6 years, याद रहेगा। नेक्स्ट आओ, who is the founder of kindergarten schools, very easy, seated वगैरह में पढ़ा होगा आपने, फ्रोबेल, फ्रेडरिक फ्रोबेल is the founder of the kindergarten school। which one of the following explain the concept of universalization of elementary education, कौन सा इसमें से universalization of elementary education का concept को explain कर रहा है, कौन सा कर रहा है इसमें समझ लो,
देखो यहाँ पे रिटेंशन की बात की जाती है एलिमेंट्री एजुकेशन में। यूनिवर्सल एक्सेस, ये कीवर्ड्स हैं, इनरोलमेंट एंड रिटेंशन अप टू चिल्ड्रन एज 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस, इनरोलमेंट, रिटेंशन एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रिटेंशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following was the exact recommendation of NEP to the NPE 1986 related to यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। कौन सा एग्जैक्ट रिकमेंडेशन था आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का इन 1986 की जो पॉलिसी थी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट पूछा है ना, एक मिनट इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 137 है ना यहाँ पे, हाँ। क्या बोल रहा है इसमें, देखो। एवरी चाइल्ड ऑफ दिस कंट्री हैज अ राइट टू फ्री एजुकेशन अंटिल ही कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। फिर बोल रहा, द स्टेट शैल एंडेवर to provide free and compulsory education to all children until they complete the age of 14 years. Every citizen of this country has the right to free education until he complete the age of 14. It shall be ensured that free and compulsory education of satisfactory quality is provided to all the children up to 14 years of age before we enter the 21st century. तब इसमें से राइट रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, आप लोग को ये यहाँ पे बताना है। देखो, जब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे नॉट पूछा है, क्या पूछा, देखो एग्जैक्ट, ठीक है। जब एग्जैक्ट की बात यहाँ पे कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा आपका एवरी चाइल्ड, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये भी एलिमिनेट कर दो, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्टेट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, जब तक वो 14 साल के नहीं हो जाते, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। According to RTE Act 2009, children of which age group will be provided free and compulsory education? Very easy है, पेपर से पढ़ के आ रहा हो, 6 से 14 साल, ठीक है। Question number 139. According to RTE Act 2009, which of the following is correct related to special provision? किससे रिलेटेड है, स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब वो बच्चे जिन्होंने जिनको स्कूल में एडमिट ही नहीं हुए हैं, या फिर वो बच्चे जिनकी एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं हुई है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है RTE Act 2009 के तहत, क्या है, शैल बी admitted in a class appropriate to his her age and can study till the age of 14। मतलब उनको एडमिट कराना है क्लासेस में उनकी एज के अकॉर्डिंग और उन्हें 14 साल तक का पढ़ाना है, ठीक है। इन विच ईयर सर्व शिक्षा अभियान वॉज इनिशिएटेड, 2001, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑफ उड़ीसा फॉर सर्व शिक्षा अभियान? जब सेंटर और स्टेट की बात करते हैं तो 60 और 40, 60 is for center and 40 is for state. What duration was recommended by Secondary Education Commission? ध्यान देना, Secondary Education Commission for secondary education, secondary education के लिए Secondary Education Commission ने कितनी ड्यूरेशन को रिकमेंड किया था, कितनी ड्यूरेशन को रिकमेंड किया था? इसका आंसर है आपका 4 साल, ठीक है, कितना, 4 साल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या चीज को रिकमेंड नहीं किया था? हायर सेकेंडरी एजुकेशन टू बी ऑफ 2 years एजुकेशन, ऐसा मतलब जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो 2 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए। एबोलिशन करना इंटरमीडिएट क्लासेस का, या फिर स्टार्टिंग ऑफ टेक्निकल स्कूल इन लार्ज नंबर, या फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टीपर्पज स्कूल। कौन सा हो जाएगा इसमें? जब हम बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की, इसमें पूछ रहा है कौन सा रिकमेंड नहीं है, ठीक है, कौन सा रिकमेंडेड नहीं है बाय द सेकेंडरी एजुकेशन? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटर क्लासेस को एबोलिशन करना, ये इसका रिकमेंडेशन नहीं था और सारे इसके रिकमेंडेशन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पॉइंटेड आउट एज अ डिफेक्ट इन द करिकुलम बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? कौन सा नहीं पॉइंट किया गया था, नहीं की बात की जा रही, वाज नॉट पॉइंटेड आउट एज अ डिफेक्ट in the curriculum by Secondary Education Commission? Bookish and theoretical,
does not cater to the various need and capacities of adolescent, does not fit room for technical and vocational education, या फिर नॉट डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बोल रहा है कि नॉट की बात कर रहा है ना, जब नॉट की बात करेगा तो बुकिश एंड थेरेटिकल। ठीक है, विच वॉज नॉट रिकमेंडेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एज अ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एज अ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन में क्या चीज रिकमेंडेड नहीं थी बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? सब्जेक्ट सेंटर। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर ये यहाँ पे आपका रिकमेंडेड नहीं था। Question number 46, 146 says, who was the chairman of National Education Commission? Very easy, DS कठौरी, ये आपके नेशनल चेयरमैन थे नेशनल एजुकेशन कमीशन के। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिकमेंडेड बाय एजुकेशन कमीशन? कौन? अब देखो इसमें सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो गई, एजुकेशन कमीशन हो गई, कितने सारे आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिकमेंडेड बाय एजुकेशन कमीशन? ठीक है, कौन सा इसमें से रिकमेंड नहीं किया है एजुकेशन कमीशन 1964-66 में? वोकेशनलाइजेशन। ठीक है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन ने रिकमेंड किया है। ये वाला किसने रिकमेंड किया है? सॉरी, ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन 1986 में रिकमेंड किया गया हुआ है, और सारे इसके रिकमेंडेशन है। फिर असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो असेसमेंट है परफॉर्मेंस का, वो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। एज अ पार्ट ऑफ साउंड एजुकेशनल स्ट्रेटजी, एग्जामिनेशन शुड बी employed to bring about qualitative improvement। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट है, इसको किसने रिकमेंड, कौन सी कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था, ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने किसने रिकमेंड किया था? एजुकेशन कमीशन ने। ठीक है, किसने रिकमेंड किया था? एजुकेशन कमीशन ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द एम ऑफ पीस एजुकेशन? ठीक है, कौन सा इसमें से बेस्ट एक्सप्लेन करता है एम ऑफ पीस एजुकेशन को? ठीक है, तो acquiring the value of friendliness and coexistence inside a classroom, या फिर developing values of respect and integrity, acquiring the values and knowledge to live in harmony, बिल्कुल, with one health, अब ये one self and with others, ये कीवर्ड है आपका, with the natural environment। तो ऑप्शन सी should be right here। Next, in which year the National Assessment and Accreditation Council was established? NAC 1994 में। when one higher education institution HEI becomes eligible for assessment and accreditation by NAC। ठीक है, becomes eligible and accreditation by NAC, कब वो एलिजिबल होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो हायर एजुकेशन है ना, उसमें भी कई बार पूछा गया हुआ पेपर 1 में। तो क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 2 बैचेस होने चाहिए स्टूडेंट्स ग्रेजुएट। ठीक है, और एग्जिस्टेंस कब होना चाहिए? 6 ईयर का, मतलब 2 ग्रेजुएट बैचेस निकल चुके हों, उसके अलावा 6 साल का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तब वो तब उसका नैक का एग्रेडेशन हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाओ। इन विच ईयर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च? राष्ट्रीय शिक्षा जो अभियान है रूसा, ठीक है, कब वो लॉन्च हुआ था? 2013 में। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इनवाइज अंडर द रूसा? इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है? जब स्ट्रक्चर यहाँ पे बात करेंगे तो क्या क्या आता है इस पूरे स्ट्रक्चर में? ऑप्शन नंबर सी NMA, PAB, NPD एंड TSG। अब आपका यहाँ पे एक होमवर्क है, मैं यहाँ पे बता देती, बट ये आपके लिए होमवर्क है। इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द टारगेट ऑफ रूसा रिगार्डिंग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो? जब हम देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको आगे हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो यहाँ पे जो आंसर दे रखा हुआ है वो दे रखा 30% बाय 2019-20। कितना दे रखा हुआ है? 13%, मतलब जो 30% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो दे रखा है आपका, जैसे बात 12 प्लान डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो फिक्स टारगेट था वो कितना था? 25.2% था आपका GER बाय 2017 और 18 में, और 30% था GER बाय 2020 एंड 21 में। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन यहाँ पे तो दे नहीं रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 30% मैंने टिक कर दिया है। ठीक है, what is the fund sharing pattern between central and general category state under the रूसा? 60-40। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। who can be appointed as the chairperson of National Human Right Commission of India? ठीक है, मतलब किसको अपॉइंट कर सकते हैं? ठीक है,
जो हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो चेयरमैन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, द चेयरमैन शुड बी रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, रिटायर्ड या फिर सर्विंग जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, रिक्वेशनिंग रिक्वेशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट, ये नहीं है इसका। ठीक है, और सारे इसके क्या है, फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, फर्स्ट चेयर पर्सन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के, रंगनाथन मिश्रा। कौन है, रंगनाथन मिश्रा। नेक्स्ट, वेयर एंड व्हेन उड़ीसा ह्यूमन राइट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, कब और कहाँ उड़ीसा ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था आपका, भुवनेश्वर इन 2000। ठीक है, भुवनेश्वर इन 2000। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट प्रोक्लेम्ड। ठीक है, कब आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट प्रोक्लेम्ड हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट प्रॉब्लम इन इंटीग्रेटिंग लाइफ स्किल्स इनटू स्कूल करिकुलम। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, मैंने कंटेंट भी आपका शेयर किया था यहाँ पे टेलीग्राम पे, कि लाइफ स्किल को करिकुलम में यूजीसी नेट ने शामिल कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा करंट, यहाँ पूछ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, ये तो 2018 का पेपर है तब का पूछा जा रहा है, क्या व्हाट इज द करंट प्रॉब्लम इन इंटीग्रेटिंग लाइफ स्किल्स इनटू स्कूल करिकुलम। ठीक है, तो क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है इंटीग्रेट करने में, टीचर्स की जो लैक है। ठीक है, लैक ऑफ स्किल्स टू इंटीग्रेट द लाइफ स्किल, मतलब टीचर उतने ज्यादा स्किल्ड ही नहीं है जिससे वो लाइफ स्किल्स को इंटीग्रेट कर पाए अपने क्लासरूम प्रैक्टिसेस में, तो ये इसकी करंट प्रॉब्लम है 2018 के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ड अभी तो हम लोगों ने काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, व्हाट डज एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। इकोसिस्टम में क्या आता है आपका, पॉपुलेशन, physical landscape, biotic community and the physical landscape, biotic community and physical जो आपकी landscape है। Which of the following is a biotic component, कौन सा biotic component है, biotic मतलब जो आपके living होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, fungi। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, Which of the following have been suggested by K.W. Thomas and R.H. Killman, कॉपी में लिख लेना, K.W. Thomas and R.H. Killman as the 5 conflict management style, यूनिट 9 में आप देखोगे। ठीक है, यूनिट 9 में एडमिनिस्ट्रेशन वाले में K.W. Thomas and R.H. Killman ने कौन से 5 कॉन्फ्लिक्ट्स बताए हैं मैनेजमेंट स्टाइल में, तो कौन से बताए, इसको कॉपी में नोट कर लो अपने, है ना, इसको कॉपी में अपने नोट कर लो, क्या हो जाएगा, एक मिनट, accommodating, avoiding, collaborating, competing and compromising। ठीक है, ये अपना कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, एजर्टिंग नहीं होगा, एलिमिनेशन अगर यूज करना चाहो तो यहाँ से यूज कर लो, ये एजर्टिंग ये भी चला गया। ठीक, अब 2 ऑप्शन बचे, 2 में देख लो कौन सा है, एकोमोडेशन है, अवॉइडिंग है, कोलैबोरेटिंग है ना, कोऑपरेटिंग नहीं, कॉम्पिटिंग होगा। ठीक है, कॉम्पिटिंग। नेक्स्ट, which of the following best explain the ICT in education, very easy, ICT in education में कौन सा best explain कर रहा है, the mode of education that use ICT to support, enhance and optimize the delivery of information। ठीक है, तो ये हो गया आपके टोटल 165 क्वेश्चन। ठीक है, 2018 का ये पेपर था, पूरा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, और सभी लोग इस ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए, समझ लो 165 क्वेश्चन इधर हो गए आपके, 100 क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं, 265 क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, जब ज्यादा से ज्यादा आप पूरे यूनिट का ओवरऑल अगर प्रैक्टिस करके रखोगे ना, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं इसका पेपर भी आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, कि जैसे आप खुद से भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओ अपने आप से भी। ठीक, उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं ये आपके लिए यूजफुल होंगे, आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर पा रहे होंगे। ठीक है, और आप लोग ही अपने एंड से स्टडी कर रहे होंगे। उसके अलावा इस सेशन को लेकर जो भी फीडबैक हो, प्लीज़ फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करो, सो दैट मैं आगे की जो क्लासेस हों उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर पाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर किया करो कि कमेंट सेक्शन में जो भी फीडबैक हुआ करे उसे लिख के बताया करो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ
ये सेशंस आपके लिए यूजफुल होंगे। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोल पे आंसर करना कि आप लोग को आगे अभी कौन सा कंटेंट चाहिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।